नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज डेविड कॉल्ब का क्लासिफिकेशन का एजुकेशन इम्प्लीकेशन आज पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। CC3 लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण यूनिट 1C का लास्ट भाग। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ कॉल्ब्स क्लासिफिकेशन। कॉल्ब के वर्गीकरण, डेविड कॉल्ब के वर्गीकरण का शैक्षिक निहितार्थ। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों, ये सिद्धांत छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दें, इसके लिए शिक्षक को मदद करता है। ये जो डेविड कॉल्ब का वर्गीकरण है, लर्निंग स्टाइल का जो वर्गीकरण है, वो शिक्षकों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इन्हें ये शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाएं, इसमें ये सिद्धांत मदद करता है। दूसरा दोस्तों, ये शिक्षक को यह तय करने में मदद करता है कि किस शिक्षण विधि का प्रयोग छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। ये सिद्धांत शिक्षकों के लिए छात्रों को किस विधि से पढ़ाया जाए, कौन सी विधि छात्रों के लिए उपयुक्त हो और उन्हें समझ में आए, इसमें मदद करता है कि शिक्षक किस विधि का प्रयोग करे। तीसरा है दोस्तों, लर्निंग स्टाइल के साइकिल से। जो लर्निंग स्टाइल का चक्र हमने इसके पहले पढ़ा है, वो शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से उपयुक्त शिक्षण दे, इसमें मदद मिलती है। चौथा है दोस्तों, शिक्षक ऐसी एक्टिविटी और टीचिंग एड का प्रयोग करता है जो छात्र जिस तरह की लर्निंग स्टाइल का उपयोग करे, उन्हें उन्हीं की तरह का शिक्षण देकर पाठ को पढ़ाया जाए। हर छात्र के पढ़ने का तरीका, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे कि पहले बताया गया था कि कोई डीप लर्नर होता है, कोई सरफेस लर्नर होता है, कोई रिफ्लेक्टिव लर्निंग करता है, कोई समझ के पढ़ता है। तो इसलिए, और जो डेविड कॉल्ब ने बताया है, फीलिंग, थिंकिंग, डूइंग, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, उसके आधार पे शिक्षक कैसी एक्टिविटी का प्रयोग करें पढ़ाते समय और किस टीचिंग एड का उपयोग करें कि बच्चों को समझ में आए, ये इस सिद्धांत से क्लियर हो जाता है। अगला है दोस्तों, हर छात्र स्वयं में अलग होता है, सबसे अलग होता है। हर छात्र इंडिविजुअल सबसे अलग होता है और उसकी लर्निंग स्टाइल भी सबसे अलग होती है। हर छात्र के पढ़ने का तरीका अलग है और वो खुद भी अलग होता है। इसलिए जो छात्र कमजोर होता है, उन्हें अलग शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि जो कमजोर छात्र हैं, उन्हें अलग शिक्षण विधि से पढ़ाएं। छठवां दोस्तों, शिक्षक को कक्षा में छात्रों के बीच परिचर्चा के माध्यम से पाठ को पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के बीच चर्चा करें, किसी विषय को जो पाठ से संबंधित हो, उसको लेकर के बृहद चर्चा करनी चाहिए। अपने पीरियड के समय में छात्रों को परिचर्चा करवानी चाहिए, जिससे वो प्रभावित होते हैं और पाठ को वो समझने में उन्हें आसानी होती है। अगला है दोस्तों, शिक्षक को छात्रों को एक्टिविटी करते हुए पढ़ाना चाहिए। शिक्षक के सर्वोच्च अनुभव को छात्रों में हस्तांतरित करना चाहिए। शिक्षक को अपना जो सर्वोच्च अनुभव है, उसे छात्र में ट्रांसफर करने के लिए एक्टिविटी कराते हुए अगर वो पढ़ाएंगे शिक्षक, तो छात्र उसमें इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे। एक ही तरीके के ढर्रे पे पढ़ाने पे छात्रों को बोरिंग महसूस होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो एक्टिविटी कराते हुए पढ़ाए और जो अपना सर्वोत्तम है वो शिक्षक छात्र में ट्रांसफर करे, हस्तांतरित करे। आठवां दोस्तों, जब वो पढ़ा रहा है तो दृश्य श्राव्य यंत्रों का प्रयोग करो। रेडियो का प्रयोग कर सकता है और जो पोस्टर्स का प्रयोग कर सकता है। विविध शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे उनके मध्य रुचि निर्माण हो, इंटरेस्ट निर्माण हो। आगे आपको पढ़ाया जाएगा ITM और CAM मॉडल से पढ़ाकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन का जो उसमें विकास हो,
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। कैसे उत्साहित करेंगे? अगर एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे उत्साहित नहीं होंगे, लेकिन आईटीएम और कैम मॉडल जो आगे आगे आएगा आपके सिलेबस में है, तो इस तरीके से पढ़ाने से जो अमूर्त चिंतन वाले जो प्रक्रिया है उसमें विकसित होती है, कुछ अलग सोचते हैं बच्चे, तो आगे जा कर के उनका सर्वांगीण विकास होता है। 9वां दोस्तों, क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए गृह कार्य देना चाहिए। अगर बच्चे क्लासरूम में जो पढ़ रहे हो तो ठीक है, घर के लिए भी उन्हें ऐसी एक्टिविटी देनी चाहिए। जैसे आज के युग में प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है जो मिलजुल कर करते हैं, अलग भी करते हैं और मिलजुल कर प्रोजेक्ट दिया जाता है और होमवर्क भी दिया जाता है। लेकिन होमवर्क कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी, जिससे एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, एक्टिविटी बढ़े बच्चे की, इसलिए उन्हें होमवर्क देना चाहिए। छात्रों से फीडबैक लेना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं। होमवर्क दिया है ठीक है, फिर भी छात्रों से उसकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि आपने क्या सीखा है, फीडबैक लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि कोल्फ का जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण, वो शिक्षक के लिए किस तरीके से उपयोगी सिद्ध होता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोल्फ क्लासिफिकेशन अगर बड़े में पूछे तो इसके सिद्धांत को बताएं, फिर उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिख दें, संकल्पना स्पष्ट करें, उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिख दें। नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना है। अगर 10-15 नंबर का आया है, 15 नंबर का आया है तो साइकिल अच्छी तरीके से बनाएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, साइकिल बनाएं, फिर उसको सिद्धांत को समझाएं, उसमें 4 स्टेप्स हैं उसको समझाएं, उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन समझाएं और लास्ट में निष्कर्ष। किसी भी प्रश्न को लिखते समय स्टार्टिंग में भूमिका लिखनी है, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है कि आपके हिसाब से पूरा जो प्रक्रिया चली, जो संकल्पना आपने बताई, जो प्रश्न पूछा गया है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, वो इसके लास्ट पैराग्राफ में 4-5 पंक्तियों में इसका उपसंहार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम गार्डनर्स थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो हमारे वीडियो से अभी जुड़े हैं, जो लाइव मुझे देख रहे हैं या अन्य लोग जो देख रहे हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो के लिए मुझे कमेंट द्वारा बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताएं कमेंट द्वारा, जिससे मुझे इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए उत्साहवर्धन मिलता है। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।